नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज रमजान का आखिरी जुमा है। देश के आम गरीब मुसलमानों का दिल जीतने के लिए बीजेपी घर घर ईदी बांट रही है। 32,000 बीजेपी कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक ये किट पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हर मस्जिद से 100 लोगों की मदद करने का लक्ष्य रखा गया है। सौगाते मोदी किट में कपड़े और खाने पीने का सामान है। इस किट को लेकर देश में सियासी बवाल मच गया है और विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी ने पिछले 11 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे तुष्टीकरण कहा जा सके, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विपक्ष बीजेपी की इस कवायद को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा है। सौगाते मोदी किट जब बिहार पहुंची और पटना के हाईकोर्ट स्थित मजार परिसर में बड़ी संख्या में गरीब मुस्लिम परिवारों के लोग ईद का तोहफा लेने पहुंचे तो विपक्ष की भवें तन गई और बीजेपी के नेता खुश हो गए। बीजेपी नेताओं का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं, तो ये उसी का उदाहरण है। सभी धर्म के लोगों की खुशी में बीजेपी उनके साथ है। अगर बीजेपी का ये फार्मूला हिट रहा तो आरजेडी का पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी की तरफ खिसक सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि अगर बीजेपी मुसलमानों को न्याय और उनका हक दे दे तो ईद में सबसे बड़ा तोहफा यही होगा। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये सौगाते मोदी नहीं, सौगाते सत्ता है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री को हर जगह अपनी तस्वीर छपवाने की आदत है। उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र को छोड़कर हर जगह अपनी तस्वीर छपवाई है। भागलपुर जिले में वहां के मुसलमान इस पहल के लिए पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। खानकाहे पीर दमड़िया शाह के सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि मुसलमानों के बिना विश्व गुरु की कल्पना अधूरी रह सकती है, इसलिए सौगाते मोदी के नाम पर जो सकारात्मक पहल प्रधानमंत्री की है उसकी तारीफ होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी जोर दिया कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए और शाहनवाज हुसैन को राज्यसभा के रास्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए, जो मुसलमानों को बीजेपी के करीब लाने का एक अहम कदम साबित होगा। ऐसे में मुद्दे की बात में सवाल यह है कि क्या बीजेपी बाकी पार्टियों की तरह तुष्टीकरण की राह पर चलने लगी है? क्या बीजेपी के सौगाते मोदी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कवायद है? क्या सौगाते मोदी से आरजेडी का मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता है? क्या बीजेपी को सौगाते मोदी के लिए संघ से हरी झंडी मिली है? क्या बीजेपी को मुस्लिम विरोध की छवि से नुकसान होने का खतरा है? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं इस चर्चा में। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वसीम राजा जी जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता अनिता यादव जी भी जुड़ चुकी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट मनीष शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले वसीम राजा जी आपसे ही, एक तरफ तो बीजेपी मुस्लिमों को सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं दे रही, दूसरी तरफ सौगाते मोदी बांट रही है, क्या है इसके मायने? देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई कदम बढ़ाती है, कोई काम करती है, तो कांग्रेस और आरजेडी के पेट में तो दर्द होला ही। जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तो एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास का प्रयास, यानी कि सबके प्रयास से विकास करना है। हर वर्ग, हर समाज के लोगों की चिंता करना है। और जिस तरीके से सौगाते मोदी पूरे देश में गरीब मिस्कीन जो मुसलमान गरीब हैं उनको ईद की खुशियों में कुछ सम्मान और कह सकते हैं कि ईद की सेवइयां अगर भारतीय जनता पार्टी उनको दे रही है तो इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कभी भी, चाहे विपक्ष का जो भी विपक्ष की पार्टियां रही हो, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझा है और सिर्फ उनके वोट पे राज करना ही जानती थी। उनके वफाद के, उनके फायदे की कभी बात नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जब जब सत्ता में आती है हर समाज, हर वर्ग की चिंता करती है। जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पहली बार देश की कमान संभाली, उसी वक्त
6 महीने के अंदर उन्होंने एक नारा दिया था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। ये तो उनकी अच्छी सोच थी ना कि मुसलमान के बच्चे भी पढ़े, मुसलमान के बच्चे भी आगे बढ़े। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, जो आज परेशान दिख रहे हैं कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी। ठीक है वसीम जी, हमारे साथ अनिता जी भी जुड़ी हुई हैं। अनिता जी, आरजेडी का कहना है कि बीजेपी हिंदू और मुसलमानों को लड़ाती है। अब तो तस्वीर उल्टी है, अब तो बीजेपी उनको सौगातें मोदी दे रही है। अनिता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिता जी, आपने अपना फोन म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट करिए। अनिता जी, आशीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आशीष जी, आपका स्वागत भी करूंगा। और आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है? आशीष जी, बिहार में जेडीयू के नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, फिर भी उन्हें मुस्लिम वोट उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। इस बार तो मुसलमानों ने उनकी इफ्तार पार्टी का भी बायकॉट कर दिया, आपको पता ही है। ऐसे में बीजेपी की ये जो कवायद है सौगाते मोदी, ये कितना कारगर साबित होगी? आलोक जी नमस्कार। देखिए, ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है और यह समझने योग्य भी है कि आज बीजेपी ये सौगाते मोदी 11 साल उनकी सत्ता की होने जा रही है और इसके बाद यह सौगाते मोदी लेके आए हैं ईद में, रमजान के इस पावन महीने में। तो इसका मतलब है कि बिहार के चुनाव में इनको यह चीज समझ में आ रही है, बिना मुस्लिम राजनीति के हम चुनाव में नहीं मजबूत हो सकते हैं, यह समझने वाली बात है। और वह उनको भी समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार का अब जनाधार उस प्रकार से नहीं मजबूत है जैसे विगत 20 वर्षों में रहा है। यह हमें समझने की आवश्यकता है और इसी कारण बिहार के मद्देनजर ही उन्होंने इस योजना को शुरू किया है, क्योंकि उनकी मंशा बिल्कुल, आप देखिए, एक तरफ हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, उनके नेता बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। मोदी जी कहते हैं कि हम ईद नहीं मनाते, हम दिवाली मनाते। बिल्कुल, हम सभी होली दिवाली मनाने वाले लोग हैं, लेकिन ईद का सम्मान करने वाले भी लोग, यही हमारे भारतवर्ष की पहचान है। लेकिन आज चुनाव के लिए उनको इस तुष्टीकरण की आवश्यकता पड़ गई, हिंदू मुस्लिम की आवश्यकता पड़ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज इस प्रकार से अगर मोदी जी कर रहे हैं तो यह उचित नहीं है उनको, क्योंकि वो तो देश के प्रधानमंत्री है, भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री है। उनको यह विगत लगातार अपने कार्यकाल के प्रथम दिन से ही लगातार इस कार्य को करना चाहिए था। आज उनको लगा कि नीतीश कुमार मजबूत नहीं है तो मैं यह कार्य करूं, यह उचित नहीं था। क्योंकि आज तो उनको नीतीश कुमार मजबूरी बने हुए हैं कि मजबूरी में उनके चेहरे पर उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है। और इसका जहां तक हम सभी समझने का प्रयास करें, बिहार में बीजेपी को मजबूत भी बीजेपी ने ही नहीं होने दिया है, यह भी एक सत्य है। और शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी बिहार में बीजेपी को मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। आलोक जी ठीक है। अनिता जी, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू और मुसलमानों को लड़ाती है, लेकिन सौगाते मोदी ये जो बांटी जा रही है किट, ये इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि बीजेपी तो अब उन्हें उपहार भी दे रही है। ये उपहार दे रही है, ये तो स्वागत योग्य है ना। लेकिन डर बस इस हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी, बस डर इस बात का है कि इनके जो नफरत भरे बयान हैं उस पर रोक लग जाए, क्योंकि ये कहते हैं कुछ और करते कुछ हैं। चुनाव आते आते भी एक तरफ योगी अलग ये में है, वो क्या कह रहे हैं मोदी जी के बयान से बिल्कुल उल्टा है कि जिस मोहल्ले में मुस्लिम होंगे वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि हम मुस्लिमों के मोहल्ले में रहते थे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मंगलसूत्र मुस्लिम लूट लेंगे, दूसरी तरफ सौगात देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप सबके लिए वर्क कीजिए, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे भारतीय के प्रधानमंत्री हैं, तो ये बांटने वाले काम ना करें। जी वसीम भाई,
वसीम भाई, ठीक है अनीता जी, आपकी बात बहुत अच्छे से आपने रख दी अपनी बात। वसीम भाई, किट के साथ नफरत भरे बयान भी बंद हो, ऐसा कहना है अनीता जी का। देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो आपसे पहले पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे जो है आपके, वो बात कर रहे थे कि भाई बीजेपी जो इस बार सौगातें मोदी बांट रही है, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो उनको चुनावी लग रहा है और तुष्टीकरण लग रहा है। तो शायद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इससे पहले टोपी लगा लगा कर मुस्लिम समाज के बीच जाते थे, तो वो तुष्टीकरण की बात नहीं थी। तेजस्वी यादव सरेआम बयान देते हैं एक मुस्लिम वर्ग का नाम लेके सिर्फ, और मुस्लिम समाज का नाम लेके संबोधन करते हैं कि हम उनको कुछ नहीं होने देंगे। वो क्या करते हैं, वो तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और आज विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि नीतीश कुमार जी के अवतार पार्टी का मुसलमानों ने विरोध किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विपक्षियों को बताना चाहता हूं कि इस इफ्तार पार्टी का मुसलमानों ने विरोध नहीं किया। चंद मुसलमानों के जो ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है, उस कंपनियों से फरमान जारी करते हैं। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों ने विरोध किया, क्योंकि वो कंपनियां जो हैं स्पॉन्सर्ड है कांग्रेस की, वो पार्टियां स्पॉन्सर्ड है आरजेडी की। वो शुरू से ही उन लोगों के द्वारा खड़ी की गई संस्थाएं हैं जिनके कह सकते हैं कि पिलर पे वो देश में सत्ता करते रहे और प्रदेश में सत्ता का सुख भोगते रहे। ये लोग तो सुखी रहे, जो चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हों, चाहे कोई भी लोग हों, लेकिन आम मुसलमानों की फिक्र की क्या इन्होंने? आम मुसलमानों की क्या दुर्दशा है देश में, इनको पता है? सबसे गरीबी का अगर आकलन किया जाए तो सबसे ज्यादा गरीब आज देश में मुसलमान है, सबसे ज्यादा बेरोजगार मुसलमान है। आज मुसलमानों की बस्तियों में जाके देखिए, वहां कितनी गंदियां हैं, वहां सड़क, सीवरेज, नाली की समस्याएं हैं। किसी भी स्तर से मुसलमानों को जीवन यापन को ऊपर करने का प्रयास इन्होंने किया ही नहीं। और जब हम प्रयास करते हैं तो ये हमें कहते हैं कि तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये कहते हैं ये मुसलमानों के विरोधी हैं। एक काम बताइए, जो हमारी 10 साल 11 साल की सरकार हो गई और हमने मुसलमानों के लिए नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना से मुसलमानों को मकान नहीं दिए गए? क्या प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं हैं आम जनमानस की, क्या वो मुसलमानों को नहीं मिल रही? ये तो सिर्फ इनके दिमाग से यही होता है। बार बार एक कहते हैं कि भाई ये इनको मंत्री बना दो, एमएलए बना दो, केंद्र में मंत्री बना दो, प्रदेशों में सिर्फ मुस्लिम मंत्री बन के ही विकास कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। इससे पहले की सरकारों में केंद्र में 5-5 मुस्लिम मंत्री हुआ करते थे, और मुसलमानों की स्थिति क्या बनी हुई है देश में आज? ठीक है। सबसे ज्यादा शिक्षित मुसलमान जो है शिक्षा की तरफ आगे बढ़ा है, वो हमारे 10 साल का आकलन करके देखिए, मुसलमान बहुत तेजी से शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच की वजह से। ठीक है आशीष भाई, आपको लग रहा है ऐसा जैसा वसीम राजा जी कह रहे हैं? जी आलोक जी, मैं वसीम भाई के बातों से कुछ बातों से सहमति रखते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि उनकी इस कार्य का स्वागत किया जाना, बिल्कुल स्वागत किया जाना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने बिल्कुल यह भी कहा कि तेजस्वी जी, राहुल गांधी, वो तो जग जाहिर है, दुनिया जानती है, लेकिन वह भारत के प्रधानमंत्री, यह हमारे वसीम भाई क्यों भूल जा रहे हैं? और वह यह क्यों भूल जा रहे हैं कि वह आज प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, वह 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। क्या 2014 से लेकर आज 2025 के मार्च अंतिम महीने तक ईद नहीं आया था, रमजान नहीं आया था? यह सोचने का विषय है। उस वक्त सौगातें मोदी नहीं हो सकती थी, इसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। एक तरफ वक्फ बिल की बात चल रही है, दूसरे तरफ सौगातें मोदी चल रही है, क्योंकि समझना यह है कि बिहार में चुनाव है और तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी के बारे में तो दुनिया जानती है, उन्होंने सबको लेके चलने का काम किया है, लेकिन क्या नहीं किया है वो भी दुनिया जानती है। उनको सत्ता से क्यों दूर रखा है ये भी दुनिया जानती है। लेकिन मोदी जी को यह खुला दिख रहा है कि राजनीति पूर्ण रूप से मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसी प्रकार से नहीं राजनीति करनी चाहिए कि आपको चुनावी वर्ष में
बिहार को ध्यान में रख के करना पड़े, अपने वक्फ बोर्ड जो बिल आए हैं उसको ध्यान में रख के करना पड़े, ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। इससे देश बढ़ता है, देश टूटता है। और आप हिंदुत्व की बात करते हैं, मैडम ने भी कहा अभी आपने कि मैडम की नफरत की बयानबाजी तो भी तो खत्म होनी चाहिए। उस नफरत के बयानबाजी पे तो वो अपने नेताओं को नहीं बोलते हैं। इसी प्रदेश में जब एक हिंदू बिहार प्रदेश में जब हिंदू एकता रैली निकली थी तो नेताओं ने कैसे बोले थे, आपको याद होगा आलोक जी, बिल्कुल बोले थे। और उनकी जो चाल ढाल थी, बोलने का तरीका था, वह बिल्कुल समाज को जोड़ने वाला नहीं था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह इस पे हमें सोचने की आवश्यकता है। वसीम भाई का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वह सोचे कि मुस्लिम समाज को हम सभी चाहते हैं कि विकसित हो, प्रदेश में लगातार, देश में लगातार अपनी भागीदारी दें, लेकिन इस तुष्टीकरण की राजनीति का पार्ट कोई न बने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो कोई राजनेता हो, कोई जनप्रतिनिधि हो। इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप हिंदुत्व का नाम लेके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हम हिंदू भी धर्म में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, तो उसको कैसे एकजुट करें, समझना होगा आलोक जी। जी अनिता जी, जब 1990 में लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में थे तब उन्होंने एक वहाँ पर फार्मूला इजाद किया जिसको माई फार्मूला, जो अभी भी आपकी पार्टी का बहुत अहम फार्मूला है, मुस्लिम यादव को जोड़कर जो माई फार्मूला बनाया गया। अब सौगाते मोदी, ये जो बीजेपी ने पहल शुरू की है, कहीं ये आपके उस फार्मूले की काट तो नहीं है? और निश्चित रूप से अगर बीजेपी ज्यादा घुसती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होगा तो वो आपकी ही पार्टी प्रभावित होगी। सुनिए, पहले तो आपसे निवेदन है कि आप जितना दूसरे एंकर को, दूसरे वक्ता को बोलने दिए हैं उतना मुझे बोलने दें। बिल्कुल 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 देंगे, आप रोकिएगा मत। बिल्कुल। पहला बात कि लालू जी कोई माइक समीकरण बनाए नहीं। वो जो संविधान के खिलाफ हुआ था, मस्जिद गिराई गई थी, जो अभी आपके एक प्रवक्ता मोदी का सिफारिश कर रहे थे, उनसे पूछिए कि मस्जिद गिराया गया था उचित था? भाजपा की तरफ से कहा गया कि गोली मारो सालों को, देश के कतारों को, क्या ये सही था? उनसे पूछिए कि बटोगे कटोगे, ये नारा उचित था? पूछिए कि गाय के नाम पे जितने मुस्लिमों को उचित था? पूछिए कि बिल्किस्तानों के अपराधियों को छोड़ दिया गया, सम्मान किया गया, माला पहनाया गया, ये उचित था? पूछिए उससे कि अभी होली में यूपी में मस्जिदें ढक दी गई और बोला गया कि कोई भी बाहर मत निकलना, ये उचित था? तो लालू जी कोई तुष्टीकरण नहीं करते। ये जो हो रहा है ना अभी, सौगात दिया जाए, इसको कहते हैं तुष्टीकरण, इसको कहते हैं कि वोट की राजनीति। इसलिए इस पर विवाद है कि मोदी जी अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किए, सारे वादे जुमले हो गए, चाहे वो 5 लाख हो, 2 करोड़ नौकरी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो या भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो ये हालत है कि जज के यहाँ से भी करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। क्या कॉलिजन सिस्टम खत्म कर देंगे? मोदी जी बनाए कानून, क्यों नहीं बनवाते कानून? तो बात ये है कि जब बिहार में चुनाव है, मोदी जी का सौगात आता है। पिछले बार जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किए हैं बिहार की जनता के लिए। स्पेशल राज्य का दर्जा दिए क्या? 100 करोड़ रुपए दिए क्या? ये क्या है मोदी? तो ये जो बिहार, वसीम राजा जी, सब जो तमाम सारे जो सवाल खड़े कर रही हैं अनिता जी, उन सब का जवाब आपको ही देना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनिता जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई, आपकी बात पूरी हो गई? जी वसीम जी, आपने सब कुछ सुन लिया है, जवाब देते जाइए। सबसे पहली बात कि जिस तरीके से राजद की प्रवक्ता के तरफ से जो बातें कही जा रही हैं और जो लोग ये सौगाते मोदी को लेके ये कह रहे हैं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी कोई मुसलमानों के लिए कोई काम कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 14 में जब हमारी सरकार बनी, 14 के सरकार बनने के बाद इमीडिएट बात 2015 में देश के प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों से आह्वान किया और नारा दिया था, दिल में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। उसके बाद 3 तलाक की बात आई। दूसरा पड़ाव में हमने 3 तलाक, जो एक कह सकते हैं सामाजिक एक कुरीति थी, उसमें क्या क्या प्रावधान था, तलाक किस तरह से लोग देते थे और तलाक देने के बाद किस तरह मुस्लिम महिलाओं को हलाला से गुजरना पड़ता था, कितनी प्रताड़ित होती थी वो महिलाएं, उससे मुक्ति देने का काम हमारी सरकार ने ही किया। तो
उस समय भी उन्होंने यही चिल्लाया कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, हम कोई काम करते हैं तो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। उसके बाद आज आप आगे बढ़ते हैं, हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ये लेके आ रहे हैं, ये भी हम मुस्लिम समाज के फायदे के लिए लेके आ रहे हैं। मुस्लिम समाज को अभी तक वक्फ प्रॉपर्टी से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। मुस्लिम समाज को उसका ये मुझे बता सकती हैं क्या कि वक्फ बोर्ड से क्या बिहार के अंदर जितनी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं उसमें कितनी प्रॉपर्टी मुस्लिम गरीब मुसलमानों को उनके घर बनाने के लिए, जो जिन मुसलमानों के पास कोई जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, क्या बिहार में जब इनकी सरकार थी तो इनके वक्फ बोर्ड ने उन जमीनों पे गरीब मुसलमानों के घर बनाने का काम किया क्या? वो भी नहीं किया, क्योंकि जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है भू माफियाओं के पास बड़ा कब्जा है, कांग्रेस और राजद के लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये हम उससे छुटकारा दिलाने के लिए ये काम कर रहे हैं कि जिसे वक्फ बोर्ड को अमेंड करके वक्फ बोर्ड को मजबूत किया जा सकते, उसमें जिला प्रशासन का, डीएम की इन्वॉल्वमेंट हो कि ये भू माफियाओं से जमीन को छुड़ा के मुस्लिमों के वफाद के लिए लगाया जाए। उसके बाद आप आ जाइए, लगातार हम कुछ ना कुछ हर वर्ष मुसलमानों के लिए हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस साल हमारी पार्टी ने विचार किया, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने यह तय किया कि इस साल हम जो गरीब मुसलमान हैं, जो कह सकते हैं पसमंदा मुसलमान है, जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं, जिन परिवारों में कोई ईद की खुशी नहीं पहुंच पा रही है, उन गरीब मुसलमानों तक हम ये सौगात पहुंचाएंगे, जिनके उनकी महिलाओं के लिए कपड़ा हो, सेवैयां हो, कुछ ड्राई फ्रूट हो, इत्र हो उसके अंदर, इस तरीके का काम जो हम कर रहे हैं। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। इन लोगों ने सदा ही ये बताया ना कि इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। जब हम सनातनियों की बात करते हैं, जब सनातन के रक्षा की बात करते हैं, तब ये कहते हैं ये हिंदूवादी हो गए, ये हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं। आज हम मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण कर। अरे भाई हम करें क्या? आप ही बता दीजिए। आप की तरह मुसलमानों को दबाने का काम करें क्या? मुसलमानों को अनपढ़ बना के रखे क्या? मुसलमानों को जाहिल बना के रखे क्या कि आपकी गुलामी करते रहे और आपको वोट देते रहे? हमें मुसलमानों के वोट की राजनीति नहीं की। आप लोग कहते। ठीक है वसीम भाई। आशीष भाई, सौगाते मोदी को क्या आरजेडी को कमजोर करने की पहल के तौर पर देखा जा सकता है? क्योंकि देखिए ये समझना होगा कि वहां पर जो माई फार्मूला है उसके तहत 31-32% वोट है। क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, दोनों मिलाकर 31-32% है। वाई को डिस्टर्ब किया नहीं जा सकता है, ये अच्छी तरीके से बीजेपी जानती है। ऐसे में क्या एम को डिस्टर्ब करके बीजेपी आरजेडी को कमजोर करना चाहती है? देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात में सहमति रखता हूं आलोक जी। देखिए वसीम भाई ने अपने शब्दों में खुद एक लाइन दी। वसीम भाई आपके पास, वसीम भाई आपके पास आऊंगा। आशीष जी की बात कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा। जी आलोक भाई, मैं वसीम भाई की बातों में एक बात उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा जो मुस्लिम है, जो गरीब थे, जिनके पास सब कुछ नहीं पहुंच पाता था, उनके पास आखिर वो देश के प्रधानमंत्री, मैं पहले लाइन से कहा, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबको लेके चलने वाले हैं, क्योंकि वो राष्ट्रव्यापी और विश्व में सबसे मजबूत कहने जाने वाले प्रधानमंत्री। उनको अगर 10 वर्षों के बाद इस सौगाते मोदी की आवश्यकता पड़ती है, वो कार्य तो करेंगे। वो बोले कि नीति ने उन्होंने ये काम किया, 3 तलाक बिल लाए, महिलाओं के लिए कार्य किया, बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य किया, हम सभी मोदी जी का स्वागत करते हैं। लेकिन यह बिहार की राजनीति के अनुरूप उन्होंने जो यह कार्य किया है, यह तो बिल्कुल रूप से बांटने वाला है। और बिल्कुल वसीम भाई, यह बिल्कुल सनातनियों की पार्टी है, वो गर्व से कहते भी हैं और उनके सभी नेता भी कहते हैं। तो यह नहीं कह दीजिए आप कि जब वो अल्पसंख्यकों का कार्य करें तो उनको दोषा जाए, जब सनातनियों का कार्य करें तो उनको दोषा जाए। उनकी कार्यशैली कैसी है उस पर उनके लिए बोला जा रहा है। और जैसा कि आलोक भाई आपने कहा कि क्या उनके वोट पे असर पड़ेगा, बिल्कुल आप देख लीजिए बिहार में जितनी पार्टियां हैं वह समझ रही हैं कि इनके ऊपर मुझे फोकस करना होगा। जन स्वराज जो एक बिहार की पार्टी के प्रशांत किशोर चल रहे हैं, वो भी मुस्लिमों के लिए अलग लेके एक एजेंडा चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चलती है, आरजेडी का एक वोट बैंक है ही, तो वह समझ रहे हैं बीजेपी वाले कि इतने वर्षों के बाद नीतीश कुमार का उस प्रकार से और बिहार में राजनीति करने के लिए उनको हमें साथ के चलने की आवश्यकता है। और आने वाले इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में वो नीतीश कुमार को दरकिनार करेंगे, यह तय बात।
अभी उनकी मजबूरी है, लेकिन उसके लिए आज से ही वो तैयारी के रूप में है। यह बीजेपी का पूर्ण रूप से राजनीतिक चाल है, सब लोग समझ रहे हैं, इसमें कुछ कोई छुपा नहीं है। आलोक जी बिल्कुल ठीक है। अनीता जी, गुजरात में अभी निकाय चुनाव हुए तो उसमें देखा गया कि मुस्लिम मतों का बहुत तेजी से झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा है। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी भी इसी प्रयोग को आगे बढ़ाना चाहती है कि अन्य राज्यों में भी क्यों नहीं मुस्लिमों का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़े, इसलिए बिहार में भी सौगाते मोदी ये शुरुआत की गई है। हालांकि देश भर में ऐसा किया जा रहा है, लेकिन बिहार का चुनाव नजदीक है, इसलिए बिहार के चुनाव से इसको जोड़कर देखा जा रहा है सौगाते मोदी। अगर ऐसा होता है, मुस्लिम मत अगर बीजेपी से कुछ भी, थोड़ा बहुत भी, कुछ प्रतिशत भी अगर लगाव रखता है तो सबसे ज्यादा नुकसान तो आप ही का है। देखिए, नफा नुकसान हम लोग सोचते नहीं। अगर नफा नुकसान सोचना होता तो जिस समय आडवाणी रथ लेके निकले थे, हम लोग भी उसी हिंदू के तरफ, क्योंकि आप ही जानते हैं ना कि हिंदुओं का वोट ज्यादा है, मुस्लिम अल्पमत है, तो हम उनके तरफ नहीं होते। आडवाणी की रथ बिहार में नहीं रोकी जाती, लेकिन हमारी राजनीति ऐसी नहीं है कि हम संविधान और कानून को दरकिनार के अपने धर्म की राजनीति और मनुवाद की राजनीति करें। और अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, भाई वो का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सच बता दिया कि भाजपा कभी सनातनी और कभी मुस्लिम कहती है, कभी सनातनियों को तुष्टिकरण, कभी मुस्लिम। भाई आप भारतीयों के लिए काम कीजिए, हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई के लिए काम मत कीजिए। यही तो निवेदन कर रहे हैं आपसे। आप यूपी में कहेंगे मुस्लिम खराब, आप यूपी में कहेंगे गाय नहीं काटना चाहिए, गोवा में कहेंगे कि आपको बीफ की कमी नहीं होने देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनीता जी वक्त का मैं छोटे छोटे रिएक्शंस ले लेता हूं। वसीम जी, आप लोग भी तुष्टिकरण में लग गए? देखिए, हम कभी भी तुष्टिकरण में नहीं लगते हैं और ना ही किसी जात पात और इस तरीके की बात कर रहे हैं। हम पूरे देश में हर समाज के लिए काम करते हैं। हाँ, ये जरूर है, ईद का अवसर है, ईद का सौगात जो है हम गरीबों तक कैसे पहुंच सके, तो ये वो गरीब है जिनको गरीब आरजेडी और कांग्रेस ने बनाया है। हम उन गरीबों को ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। वसीम भाई, आपका शुक्रिया करूंगा। अनीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माना जा रहा है कि आरएसएस ने मुसलमानों के प्रति बयानों में नरमी दिखाकर बीजेपी को उन्हें साधने का इशारा कर दिया है। संघ कह चुका है कि जो भारत भूमि को अपना मानता है वो अपना है। वैसे पिछले कुछ समय में पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत मस्जिदों का दौरा करके ये धारणा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी या उनकी सरकार किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि कट्टरता के खिलाफ है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।